गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे चर्चा की थी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल्स पे चर्चा हो चुकी थी। अब देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स उनके अलावा ये हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड ही हैं, मिलते जुलते ही हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को उससे कोरिलेट करके देखेंगे तो कुल मिला के वही प्रिंसिपल्स या वही उद्देश्य आपको दिखते हुए प्रतीत होंगे। जैसे इसमें है उद्देश्यों की निश्चितता का नियम। अगर आप किसी बिंदु पर शिक्षण करते हैं तो सबसे पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों की निश्चितता करना, उद्देश्यों के निर्धारण का मतलब है कि हमें इस प्रिंसिपल के माध्यम से किस उद्देश्य को की पूर्ति करना है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीन जो उद्देश्य होते हैं उनमें से ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना है, भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना है या क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना है, यानी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग या फिर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। जो तीनों ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से किस ऑब्जेक्ट की हमें पूर्ति करनी है। अगर हमें तीनों ही ऑब्जेक्ट की पूर्ति करनी हो तो किस प्रकार से हम अपने प्रिंसिपल्स को लागू करें जिससे हमें तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। उसके बाद आता है नियोजन का नियम। प्रनियम का मतलब है नियम से ही है, तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग से। प्लानिंग हमें करनी होती है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उस प्रिंसिपल्स को लागू करने में। ठीक है ना। जैसे हमने किसी भी कंटेंट को पढ़ाना है और उससे हमें कॉग्निटिव इफेक्ट की या कॉग्निटिव डोमेन की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगी कि किस प्रकार से हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग हम इसको लागू कर सकें और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकें। उसके बाद पूर्व अनुभवों के उपयोग का परिनियम। अनुभवों का मतलब है कि पहले से जो एक्सपीरियंस हम लेते चले आए हैं कि हमने इस प्रिंसिपल्स को लागू किया, तो इस प्रिंसिपल्स को लागू करने से हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है, इस प्रिंसिपल्स को लागू करने से हमें भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है, इस प्रिंसिपल्स को लागू करने से हमें क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो पूर्व के जो अनुभव हैं उन अनुभवों के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमें किस प्रिंसिपल से कौन से डोमेन की पूर्ति हो रही है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के पोषण का परिनियम। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंस से, इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे हम इसमें लागू करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को जब भी हम लागू करेंगे तो वहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, उनमें भेद करते हैं। भेद करने का मतलब है कि किस बच्चे को किस आईक्यू लेवल के अंदर हमें रखना है ना। उसके अकॉर्डिंग चाहे हम टेस्ट के माध्यम से, चाहे हम ओरल टेस्ट के माध्यम से, चाहे हम किसी प्रश्न के माध्यम से, चाहे हम किसी क्यूरी के माध्यम से बच्चों में भेद करना सीख जाएं कि इस बच्चे को इस लेवल का वर्क दिया जा सकता है, इस बच्चे को इस लेवल का वर्क किया जा सकता है। उसके बाद लचीलेपन का नियम। लचीलेपन का मतलब होता है कि देखिए, जब हम कक्षा में जाते हैं तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, सरल से कठिन की ओर चलते हैं। तो जब हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो बच्चे को वह सारी चीज से पूर्व ज्ञान से अवगत होना चाहिए जिसको हम बताने जा रहे हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान से संबंधित उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं, जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएं, बच्चों को उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर हम सीधे ही बहुत हाई लेवल के या मिडिल लेवल के क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बच्चे वहाँ पर
एक तरीके से शांत हो जाएंगे और कोई भी नो रिस्पॉन्स की कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो जब नो रिस्पॉन्स की कंडीशन आ जाएगी, फिर आप बच्चे को कैसे पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ने का परिनियम। वास्तविक जीवन का मतलब देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए उसको उसके रियल लाइफ से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपने पेड़ को पढ़ाना है ना, पेड़ तथा उसके भाग को पढ़ाना है, तो बच्चे को भी पता होना चाहिए कि पेड़ के हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोग हैं। फूल को पढ़ाना है तो बच्चे को पता होना चाहिए फूल के हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोग हैं। तिरंगे झंडे को आपको पढ़ाना है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि तिरंगे झंडे का हमारे रियल लाइफ में क्या उपयोग है ना। तो इन सभी चीज, जिस भी कंटेंट को मैथमेटिक्स में जोड़ घटाए को पढ़ाना है या लाभ हानि को पढ़ाना है, ब्याज को पढ़ाना है ना, तो इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए उसके वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, ये बच्चे को पहले बता देना चाहिए, जिससे बच्चे को सीखने में रुचि हो। उसके बाद अनुकूलन वातावरण में उचित नियंत्रण का परिनियम। अनुकूलन वातावरण का मतलब होता है कि इस प्रकार का वातावरण आप कक्ष में या जहाँ भी आप एक टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार का इन्वायरमेंट आप दें जिससे बच्चा बाह्य वातावरण के संपर्क में ना आ सके और बाह्य वातावरण का उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़ सके। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब अप्रेरणा और रुचि का नियम। अप्रेरणा यानी मोटिवेशन उसको किस प्रकार से मिल रहा है जिससे बच्चे में अधिकतम रुचि जागृत हो रही है। आवृत्ति एवं अभ्यास का नियम। आवृत्ति मतलब लगातार करने की प्रक्रिया का नियम, यानी कि बच्चा अगर लगातार उस कार्य को कर रहा है, जैसे पावलाव का नियम नहीं है कि पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, तो घंटी बजाने के बाद उसकी एक उद्दीपन मिला घंटी बजने से कि घंटी बजने के बाद ही हमें भोजन मिलता है, तो घंटी बजने के बाद लार आने लगती थी कुत्ते में के मुंह में। तो इस प्रकार से लगातार उसी क्रिया को करने से आवृत्ति में अभ्यास का नियम फॉलो होता है। इसी में जैसे उसको आपने एक बिल्ली को उसके अंदर बंद कर दिया था, तो वो बाहर उसका भोजन रख दिया था, तो बार बार वह प्रयास करने लगी पिंजड़े के अंदर ही। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, और एक बार उसका जो हाथ है वह उस बटन पे पड़ा जिससे वह पिंजरा खुल गया। तो ये आवृत्ति एवं अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। एक बार बच्चे ने करना सीखा तो 10 गलतियां उसने हुई, नेक्स्ट बार उसने किया तो 8 गलतियां हुई, फिर किया फिर 6 गलतियां हुई, फिर किया फिर 4 गलतियां हुई, और लास्ट मोमेंट पे एक प्रकार से ऐसा आ गया कि बिल्ली एक बार में ही उस बटन तक पहुंच जाती थी जहां से वह पिंजड़ा खुलता था। तो ये होता है आवृत्ति एवं अभ्यास का नियम या प्रयास त्रुटि का नियम भी इसको बोलते हैं। परिवर्तन, आराम, मनोरंजन का नियम। परिवर्तन देखिए, एक चेंजिंग प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में आती है, और लाइफ में क्या प्रत्येक कंटेंट के उसमें परिवर्तन आता है। तो आप उसके ज्ञान से बच्चे के बिहेव में किस प्रकार का परिवर्तन कर पाते हैं, वह है परिवर्तन का नियम। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। व्यक्तिगत भिन्नता के पोषण का नियम है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंट को कैसे हम लागू कर सकते हैं। उसके बाद स्व अधिगम को प्रोत्साहित करने का नियम। स्व अधिगम का मतलब है कि जो बच्चे में खुद करके सीखने की प्रवृत्ति को जागृत करता है, वह स्व अधिगम को प्रोत्साहित करने का नियम होता है, यानी सेल्फ लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। बच्चा अगर स्वयं किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहता है तो मान लीजिए कि बच्चा उस कंटेंट में या उस विषय वस्तु में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्वाधिगम के प्रोत्साहन करने का नियम। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण का नियम। उपचारात्मक का मतलब होता है कि बच्चे ने अगर कोई गलती की, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट किस प्रकार, डायग्नोस्टिक टीचिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे उसको उससे उपचार मिलता रहे। जैसे आपने कोई टेस्ट प्रशासित किया, टेस्ट में 4 बच्चों के नंबर कम आए और 40 बच्चों के नंबर
ठीक ठाक आए हैं, तो उन 4 बच्चों को आपको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी, डायग्नोस्टिक टेस्ट की आवश्यकता होगी, उनकी वो चीज़ पूछनी पड़ेगी आपको बच्चों से कि आखिर आपके नंबर कम आने की परिस्थिति क्या थी, कि आप उस एनवायरनमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाए, या फिर आपका स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, कोई ना कोई कंडीशन आपकी उसमें रही होगी। उसके बाद समूह गतिशास्त्र के उपयोग का नियम। समूह गतिशास्त्र का मतलब है एक ग्रुप में किसी भी उसका वर्क करना, है ना। ग्रुप में अगर कोई वर्क किया जाता है तो समूह गतिशास्त्र के उपयोग का परिनियम। प्रतिपुष्टि और पुनर्वन का नियम। प्रतिपुष्टि का मतलब रेनफोर्समेंट और फीडबैक, है ना। तो जब बच्चे ने कोई अच्छा वर्क किया तो उसको प्रतिपुष्टि और पुनर्वन मिलता रहना चाहिए। पूर्व कार्य अनुभवों का उपयोग का नियम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किस कार्य से कौन से डोमेन की अधिक प्राप्ति हो रही है और किस कार्य से बच्चा अधिक सीख रहा है। उसके बाद वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ने का प्रनियम, यानी कि रियल लाइफ से बच्चे के उस किस प्रकार से आप उस कंटेंट को जोड़ पा रहे हैं। अन्य विषयों से समन्वय का प्रनियम, एक विषय का दूसरे विषय से कोरिलेशन कुछ ना कुछ होता है। तो अगर आप किसी कंटेंट को एक विषय में पढ़ा रहे हैं तो उसका दूसरे विषय में कोरिलेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। यही हमें कोरिलेशन सिखाता है कि गणित का विज्ञान से क्या कोरिलेशन है, इतिहास का नागरिक शास्त्र क्या कोरिलेशन है ना, विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से क्या कोरिलेशन है। तो ये सभी कोरिलेशन एक दूसरे से। सहानुभूति और सहयोग का प्रनियम। सहानुभूति का मतलब होता है कि बच्चे ने अगर कोई गलती की तो वो पहले ही स्टेप पे उसे आप इस प्रकार से डिमोरलाइज ना करें कि बच्चा उस कार्य को करने से कतराने लगे, ठीक है ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की कोशिश करें कि जिससे बच्चा उस कार्य को आसानी से सीखने के ओर आतुर हो सके। तो ये होता है सहानुभूति और सहयोग का नियम। तो मैं मानता हूँ कि जो आपके जनरल प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल्स में, जनरल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में जो हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल मेजर डिफरेंस बिटवीन जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो जब आप जनरल प्रिंसिपल्स और मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में अंतर देखेंगे तो मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को देखने में जो भी आपको जनरल प्रिंसिपल्स से अंतर मिलेगा वही दोनों में डिफरेंट होगा। तो उसके बाद जो कल मैंने जनरल शिक्षण के सिद्धांत बताए थे, उन सिद्धांतों को कंप्लीट स्टे करके देखिएगा। उसके बाद मैक्सिमा ऑफ टीचिंग, इस पे नेक्स्ट उसमें आपसे चर्चा होगी। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।